टीपीएस यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपनी उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न निर्माण को समझेंगे। हमारा प्रकरण है प्रश्न निर्माण। छात्रों, ये हमें 4 अंक का आता है। प्रश्न निर्माण मैंने आपको बताया कि चुटकियों में प्रश्न निर्माण करना सीखें, और वो कैसे सीखेंगे आप लोग। आपको केवल मात्र 5 लाइनों का ध्यान रखना है, और वो 5 लाइन हैं हमने कल पढ़ी थी। नंबर 1 पंक्ति कि यदि किसी स्थानवाची शब्द को रेखांकित किया जाता है। नंबर 1 कल हमने पढ़ा था स्थानवाचक शब्द। यदि उत्तर में किसी भी स्थानवाचक शब्द को रेखांकित या गहरा काला किया जाता है और उस शब्द में द्वितीय या सप्तमी विभक्ति होती है, तो उसे हटा करके उसके स्थान पर हम कुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। छात्रों, बिल्कुल सही है, सटीक है कि यदि उत्तर में स्थानवाचक शब्द को रेखांकित किया जाता है या गहरा काला किया जाता है, तो उस स्थानवाची शब्द को हटा करके उसके स्थान पर कुत्र प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुत्र शब्द अव्यय है, इसलिए इसके रूप नहीं चलाए जाते हैं, अर्थात तीनों लिंगों और 7 विभक्तियों में कुत्र का कुत्र ही रहता है। तो पहला नियम था कि यदि किसी भी उत्तर में स्थानवाचक शब्द को रेखांकित या गहरा काला किया जाता है, तो प्रश्न निर्माण करते समय उसके स्थान पर कुत्र प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्यातव्य मैंने आपको बताया था कि ध्यातव्य यानी ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यह स्थानवाची शब्द द्वितीय व सप्तमी विभक्ति में होना चाहिए और इसका प्रयोग कर्ता के स्थान पर नहीं होना चाहिए। यदि स्थानवाची शब्द कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो वहाँ हम कुत्र का प्रयोग न करके किम का प्रयोग करते हैं। और आप जानते हैं कि किम शब्द के रूप तीनों लिंगों और 7 विभक्तियों में पृथक पृथक चलते हैं। इसके मैंने उदाहरण भी आपको समझाए थे। छात्रों, नंबर 2 नियम हम पढ़ रहे थे, तो दूसरा नियम भी हमारा बहुत ही सरल है, अच्छा है कि यदि किसी भी संख्यावाची शब्द को रेखांकित किया जाता है, यदि संख्यावाचक शब्द, कौन सा शब्द है, संख्यावाचक शब्द को छात्रों रेखांकित किया जाता है। कौन सा शब्द है, संख्यावाचक। यदि उत्तर में कोई संख्यावाची शब्द को रेखांकित किया जाता है, तो छात्रों उस संख्यावाची शब्द को हटा करके उसके स्थान पर हम संख्यावाची है यानी कति, संख्यावाची है कति शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन सा है छात्रों, कति। यदि हमें उत्तर में कोई भी संख्यावाची शब्द रेखांकित किया जाता है, गहरा काला किया जाता है, तो उस संख्यावाची शब्द को हटा दो और उसके स्थान पर कति लगा करके प्रश्न निर्माण कर दो। आपका उत्तर बिल्कुल ही सही होगा। कोई भी संख्यावाची शब्द हटाएंगे और हम क्या लगाएंगे, कति लगा करके प्रश्न निर्माण करते हैं।
हमारा ये उत्तर क्या हुआ छात्रों? बिल्कुल राइट हुआ। जैसे हमने कहा कि अस्माकं ग्रामे 500 कृषकाः सन्ति। छात्रों, हमने एक उदाहरण लिया, एग्जाम्पल लिया कि अस्माकं ग्रामे हमारे गांव में 500 का अर्थ होता है छात्रों 500 किसान हैं। हमारे गांव में 500 किसान हैं। 500 एक संख्यावाची शब्द है, इसको रेखांकित किया है। तो प्रश्न निर्माण करते समय इसे हटाएंगे और हम प्रश्न निर्माण में लिखेंगे कि अस्माकं ग्रामे कति कृषकाः सन्ति। ये छात्रों इसका प्रश्न हुआ कि अस्माकं ग्रामे हमारे गांव में 500 किसान हैं। बताओ कोई समस्या? अगले ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे राधा 5 फलानी खादती। छात्रों, एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि राधा 5 फल खाती है, तो राधा कितने फल खाती है? हमारा इसका प्रश्न होगा राधा कति फलानी खादती। राधा कितने फल खाती है? छात्रों, इस प्रकार से कोई भी संख्यावाची शब्द यदि उत्तर में आता है और उसे गहरा काला या रेखांकित किया जाता है तो उसे हटा करके कौन सा शब्द लगाते हैं? कति। अगला है तीसरा नियम है दोस्तों। दूसरे नियम में कोई भी समस्या नहीं आएगी, आपको केवल एक ही लाइन याद रखनी है कि यदि संख्यावाची शब्द आता है वो गहरा काला रेखांकित होता है तो उसे हटा करके कति का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 पहला हो गया स्थानवाचक, नंबर 2 संख्यावाचक और नंबर 3 है दोस्तों समयवाचक शब्द। तीसरा है दोस्तों समयवाचक शब्द। यदि उत्तर में समयवाचक शब्द को रेखांकित किया जाता है, समयवाची शब्द को रेखांकित किया जाता है तो उसे हटा करके उसके स्थान पर कदा प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कदा शब्द का प्रयोग हम करके प्रश्न निर्माण करते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, केवल मैंने आपको बताया कि 5 नियम याद रखने हैं, चुटकियों में आपका प्रश्न निर्माण 4 अंक का टॉपिक बिल्कुल सही सटीक। केवल ये छोटे छोटे शब्द ध्यान रखने। इसमें मैंने आपको एक धातव्य बताया था, वो ध्यान रखना है बस। इसमें सीधा है, कोई धातव्य नहीं है कि संख्यावाचक शब्द यदि होता है तो उसे हटा करके कति का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण किया जाता है। अगला नियम कहता है कि यदि उत्तर में कोई समयवाचक शब्द को रेखांकित किया जाता है, दोस्तों समयवाची शब्द यदि रेखांकित होता है, गहरा काला होता है तो उसे हटा करके किसका प्रयोग किया जाता है? कदा प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस कदा के रूप भी नहीं चलते क्योंकि ये भी एक क्या है? अव्ययपद है। क्या है छात्रों? अव्ययपद। जैसे कहा कि बालक है सप्त वादने विद्यालयम गच्छति। छात्रों, यहाँ पर एक शब्द आया है सप्तवादने विद्यालयम गच्छति। कहा कि छात्र कितने बजे? बालक 7 बजे विद्यालय जाता है
दोस्तों कितने बजे जाता है? 7 बजे। तो 7 बजे एक संख्यावाची शब्द के साथ समयवाची शब्द भी जुड़ा हुआ है। ये संख्यावाची है, ये समयवाची है, दोनों मिलकर के हो गया समयवाची शब्द। और समयवाची शब्द होने के कारण पूरे पद को हटा करके हम लिखते हैं कि बालकः, वही नियम लगाओ, कदा विद्यालयम गच्छति। छात्रों, बालक कब विद्यालय आता है? बालक जाता है 7 बजे। दोस्तों एक विशेष बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, कई बार क्या है कि कुछ लोग आपको रोकने के लिए, टोकने के लिए थोड़ा सा अलग तरह से पूछ बैठते हैं कि बालक है सप्तवादने विद्यालयम गच्छति, और वो रेखांकित केवल और केवल सप्त को करते हैं। अगर केवल संख्यावाची रेखांकित होता है तो ये नियम लगा देंगे हम, कतिवादने। कौन सा नियम लगा देंगे? कतिवादने। यदि केवल संख्यावाची शब्द रेखांकित किया जाता है तो कतिवादने, और यदि पूरा समयवाची शब्द रेखांकित किया जाता है तो कदा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अहम प्रातः, अहम प्रातः देवालयम गच्छामि, मैं सुबह मंदिर जाता हूँ। छात्रों एक उदाहरण है कि मैं अहम प्रातः देवालयम गच्छामि, मैं सुबह देवालय जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ। तो यहाँ समयवाचक शब्द कौन सा है? प्रातः है। तो हम प्रातः को हटाएंगे और प्रातः के स्थान पर लिखेंगे कदा। तो अहम कदा देवालयम गच्छामि, मैं कब देवालय जाता हूँ। हो गया छात्रों, कोई दिक्कत आई? समयवाची शब्द कोई भी होता है, मैं साय सप्तवादने भोजनम करिष्यामि, मैं शाम को 7 बजे भोजन करूँगा। तो अहम कदा भोजनम करिष्यामि, मैं कब भोजन करूँगा? शाम को 7 बजे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कोई भी समयवाची शब्द आता है उसको हटाओ और उसके स्थान में क्या लगा दो? कदा प्रश्नवाची शब्द का प्रयोग कर दो। आपका बिल्कुल 100% सही होगा, बिल्कुल कहीं भी नहीं होगा, गलती की कोई संभावना नहीं रहेगी। आगे चलते हैं। चौथा नियम है आपका पहला हुआ स्थानवाचक, दूसरा हुआ संख्यावाचक, तीसरा हुआ समयवाचक। समयवाचक के बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण है उसी को मैं पहले लेता हूँ, वह है संज्ञा शब्द अर्थात रीतिवाचक शब्द। कौन सा है दोस्तों? रीतिवाचक, रीतिवाचक शब्द या संज्ञा व सर्वनाम शब्द। आपको 4 उदाहरण आएंगे छात्रों, तो 4 में से लगभग 2 तो इसमें से मान ही लो आप कि 2 इसमें से इस प्रकार के मॉडल में से आते हैं और 2 प्रश्न आपके बाकी बचे हुए 4 में से आते हैं। अकेला ये आधे में रहता है रीतिवाचक वाला या संज्ञा व सर्वनाम शब्द वाला जो होता है वो अकेले 2 में होता है, अन्य 4 2 में होते हैं। तो कहा कि यदि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द गहरा काला होता है या रेखांकित होता है तो उसके स्थान पर हम किम सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको हटाएंगे और क्या लगाएंगे छात्रों? किम।
किम एक सर्वनाम शब्द है जो प्रश्नवाचक है, तो किम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, ये अव्यय था, ये अव्यय था, ये अव्यय था, लेकिन ये अव्यय नहीं है, क्योंकि किम के रूप तीनों लिंगों और सातों विभक्तियों में चलाए जाते हैं। इसलिए किम अधिकांश आपके पाठ्य पुस्तक में जो उदाहरण दिए हुए हैं उनमें भी किम के अत्यधिक उदाहरण आपको मिलेंगे। तो कहा कि यदि उत्तर में किसी संज्ञा व सर्वनाम शब्द को रेखांकित किया जाता है, गहरा काला किया जाता है, तो उसे हटा करके उसके स्थान पर किम प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्रों, हमने कहा कि सा पुस्तकम पढ़ती, वह पुस्तक पढ़ती है। सा पुस्तकम पढ़ती, वह पुस्तक पढ़ती है। तो वह क्या पढ़ती है? छात्रों, पुस्तक शब्द यहाँ पर नपुंसक लिंग है, इसलिए उत्तर होगा हमारा सा किम पढ़ती, वह क्या पढ़ती हैं। तो यहाँ पर इस किम का आपको ध्यान रखना है कि तीनों लिंगों में और तीनों व्यक्तियों में इसके रूप चलाए जाते हैं। तो हमें जब इसका प्रयोग करना होता है तो विशेषकर ध्यान रखना होता है कि जो संज्ञा व सर्वनाम शब्द है वो किस लिंग का है और किस विभक्ति का है, उसी के आधार पर किम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि किम कौन सा है? किम के रूप तीनों ही लिंगों में चलाए जाते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में भी चलाए जाते हैं। इसलिए संज्ञा शब्द के लिंग के आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पुल्लिंग में चलते हैं कह, कऊ, के, कम, कऊ, कान, केन, काभ्याम, केन काभ्याम कई, कस्मई काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो, केषां, कस्मिन् कयो, केषु। ये हमारे हुई किम शब्द की पुल्लिंग में रूप। छात्रों, ध्यान रखना है कि सर्वनाम शब्दों में कभी भी संबोधन नहीं होता है। विशेष ध्यान रखना है आपको कि सर्वनाम शब्द रूपों में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए हमारी सातों विभक्ति हुई। प्रथमा है, ये किम शब्द के रूप पुल्लिंग में है। कह, कऊ, के, कम, कऊ, कान, केन काभ्याम कई, कस्मई काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो, केषां, कस्मिन् कयो, केषु। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में भी रूप चलते हैं। का, के, का, काम, के, का, कया काभ्याम का भी, कस्या काभ्याम का भी, कस्य काभ्याम काभ्य, कस्या काभ्याम काभ्य, कस्या कयो कासाम और कस्मिन् कस्याम कयो कासु। और नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं किम के कानी, किम के कानी। स्त्रीलिंग में रूप चलेंगे का, किससे चलेंगे? का के का, का के का, काम के का, कया काभ्याम का भी, कस्यै काभ्याम काभ्य,
कस्या काभ्याम काभ्य फिर कस्या कयो कासाम कस्याम कयो कासु। और नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं किम के कानी शेष पुल्लिंग के समान। किम के कानी शेष पुल्लिंग के समान चलते हैं जो नपुंसक लिंग रूप में चलते हैं। ये है स्त्रीलिंग। कौन सा है छात्रों? स्त्रीलिंग। ये है हमारा पुल्लिंग। इस प्रकार से इनके रूप चलाए जाते हैं। तो ध्यान रखने योग्य बात है कि जब संज्ञा शब्द में या सर्वनाम शब्द में षष्ठी विभक्ति आती है तो प्रश्न निर्माण करते समय किम के शब्द में भी षष्ठी विभक्ति और उसी लिंग का प्रयोग किया जाता है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर में संज्ञा या सर्वनाम शब्द में जो विभक्ति और लिंग का प्रयोग होता है वही विभक्ति और लिंग किम शब्द के रूप में प्रयुक्त की जाती है और उसे प्रयुक्त करके प्रश्न निर्माण किया जाता है। जैसे हमने कहा कि मथुरा कृष्णस्य जन्मभूमि अस्ति। देखो छात्रों, एक हमने उदाहरण लिखा कि मथुरा कृष्णस्य जन्मभूमि अस्ति। छात्रों, रेखांकित पद है, गहरा पद है कृष्णस्य। तो आप देख सकते हैं कि कृष्णस्य में सबसे पहले हमको देखना है कि कृष्ण में कौन सी लिंग है। तो लिंग है पुल्लिंग। विभक्ति कौन सी है? षष्ठी। वचन कौन सा है? एक वचन। तो हम किम शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप इसके स्थान पर लिख करके प्रश्न निर्माण करते हैं। तो प्रश्न निर्माण होगा कि मथुरा कस्य जन्म भूमि अस्ति। छात्रों, ये हमारा हुआ प्रश्न निर्माण। इस प्रकार से हमने कहा कि अहम मैं छात्राणां कृते पाठयामि। मैं छात्रों के लिए पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर किसके लिए आएगा? छात्राणाम। तो केसाम किसके लिए? केसाम किसके लिए? तो जो विभक्ति और वचन का प्रयोग जिस रेखांकित शब्द में जिस प्रकार होता है उसी प्रकार किम शब्द का रूप भी यहाँ रख दिया जाता है। इसी प्रकार के उत्तर उदाहरण हमारी पाठ्य पुस्तक में आते हैं। छात्रों, पाठ 3 में हमने पढ़ा था कि प्रश्न निर्माण करो। जैसे हमने कहा कि कस्मात् शरीर यात्रा न प्रसिद्धित। किससे शरीर यात्रा प्रसिद्ध नहीं होती है। इसी प्रकार से छात्रों हम कर सकते हैं। जैसे हमारी पाठ्य पुस्तक में आया है एक उदाहरण वही देते हैं हम। इसी का उदाहरण है 3 पाठ में आया है। छात्रों देखो, यह है कि सत्यम मौनात् विशिष्यते। छात्रों, सत्यम मौनात् विशिष्यते। अब देखो यहाँ रेखांकित किया है मौनात्। छात्रों, इसी का उदाहरण है रीतिवाचक का कि सत्यम मौनात् विशिष्यते। तो अब प्रश्न निर्माण करेंगे तो सत्यम तो हो गया। अब देखो मौनात्, यहाँ पर शब्द है मौन। विभक्ति कौन सी है? पंचमी। वचन कौन सा? एक वचन। तो किम की तरफ आ जाओ। किम में मौन शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? कस्मात्। तो उत्तर लिखेंगे कि सत्यम कस्मात् विशिष्यते। बताओ कहाँ दिक्कत आई? अगला उदाहरण है वो भी इसका है कि कामानाम उपभोगेन। ये पहला
दूसरा है छात्रों कामानाम उपभोगेन, कामानाम उपभोगेन कामेन साम्यति, कामेन साम्यति। छात्रों एक प्रश्न है कि काम के उपभोग करने से काम शांत नहीं होता है। दोस्तों क्या रेखांकित किया देखो, कामानाम, कामानाम उपभोगेन, उपभोग करने से कामेन साम्यति, काम शांत नहीं होता है। तो ये काम जो शब्द है, इस काम शब्द में षष्ठी व्यक्ति और बहुवचन का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो काम शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में रूप आएगा किम का, के शाम। क्या आएगा छात्रों? तो के शाम उत्तर होगा के शाम उपभोगेन कामेन साम्यति। बताओ दोस्तों क्या दिक्कत आई? अगला उदाहरण है कि आचार्य लक्षणम हंति। आचार्य एक प्रश्न है, एक उदाहरण है। आचार्य है अलक्षणम, आचार्य है अलक्षणम हंति। छात्रों यहाँ पर अलक्षणम को रेखांकित किया गया है कि छात्र अलक्षणम हंति। तो यहाँ पर अलक्षणम कैसा है? यहाँ पर ये नपुंसकलिंग शब्द है और द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। द्वितीय व्यक्ति एक वचन में, छात्रों क्या बन जाएगा? किम। आचार्य है किम हंति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। अगला प्रश्न है कि इप्सितः प्रजा आचारात लभ्यते, लभते। वही शब्द है आचारात। तो आचारात में आचरण शब्द है, आचारात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम कस्मात का प्रयोग करते हैं। क्योंकि नपुंसकलिंग में केवल दो रूप भिन्न चलते हैं। वो कौन से हैं? प्रथमा और द्वितीया। किम के काने, किम के काने शेष पुल्लिंग के समान चलते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमने लिखा कस्मात। क्या लिखा? आपकी पाठ्य पुस्तक में लगभग 60% उदाहरण इन्हीं के मिलेंगे आपको, और पेपर में लगभग 2 उदाहरण आपको इसी के मिलते हैं, इसी नियम के मिलते हैं 4 में से। तो आपको कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो केवल किम के रूप याद करने हैं तीनों लिंगों में। तीनों लिंगों में क्या? दोनों लिंगों में, क्योंकि किम के कानी, किम के कानी शेष तृतीया से लेकर के सप्तमी तक पुल्लिंग के समान चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा नियम है 5वां, और वो नियम है, अंतिम नियम भी है, और उसका नाम है तुलनावाची शब्द। कौन सा है छात्रों? तुलनावाची शब्द। इसमें आ गया किम शब्द का रूप, किम शब्द। अगला है छात्रों 5वां जो हमारा नियम है वो है तुलनावाचक शब्द। उपमा या तुलनावाचक शब्द को यदि छात्रों रेखांकित किया जाता है, दिमाग में बसा लो, यदि तुलनावाचक शब्द को गहरा काला या रेखांकित किया जाता है, तुलनावाची शब्द को या उपमावाची शब्द को गहरा काला या रेखांकित किया जाता है, तो उस तुलनावाची शब्द के स्थान पर हम कथम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। तुलनावाची शब्द को हटा करके प्रश्न में कथम जोड़ करके प्रश्न निर्माण किया जाता है। कौन सा जोड़ते हैं? कथम। कथम एक अव्यय है दोस्तों, इसके रूप नहीं चलाए जाते हैं। जो शब्द अव्यय है उसके रूप नहीं चलाए जाते, अर्थात वह तीनों ही लिंगों में एक समान होता है, उसके रूप नहीं चलाए जाते हैं। तो कथम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके साथ जुड़ा हुआ एक थोड़ा सा और है, यदि आप
उस तुलनावाची शब्द का लिंग पहचान सकें तो पुल्लिंग के लिए कीदृशः, स्त्रीलिंग के लिए कीदृशी और नपुंसक के लिए कीदृशम शब्द का प्रयोग किया जाता है। छात्रों, या तो आप लिखो कथम, कोई दिक्कत नहीं, चाहे शब्द पुल्लिंग हो, चाहे शब्द स्त्रीलिंग हो, चाहे शब्द नपुंसकलिंग हो, तीनों की यदि तुलना की है और आपने केवल कथम लिख दिया तो आपका प्रश्न निर्माण 100% बिल्कुल सही है, राइट है। और यदि तुलनावाची शब्द ये भी होते हैं कीदृशः, कीदृशी और कीदृशम, अब इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। यदि वो रेखांकित पद पुल्लिंग होता है तो दोस्तों हम क्या लगाते हैं, कीदृशः। यदि वो स्त्रीलिंग होता है तो दोस्तों हम क्या लगाते हैं, कीदृशी। और यदि वो नपुंसक लिंग होता है तो कीदृशम का प्रयोग किया जाए। इतना ध्यान रखना है आपको कि कई परिस्थिति ऐसी होती हैं कि आप लिंग नहीं पहचान पाएंगे। आप उत्तर में जो शब्द प्रयुक्त हुआ है उस रेखांकित पद का लिंग विभक्ति का आप पहचान नहीं कर पाए तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको क्या लिखना है, कथम, क्योंकि कथम तीनों ही लिंगों में एक समान होता है। और यदि आप कहें कि हम लिंग पहचान लेते हैं, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक लिंग है, तो ध्यान रखें अगर आप कथम नहीं लिखना चाहें तो अथवा करके, अगर पुल्लिंग है तो कीदृशः, स्त्रीलिंग है तो कीदृशी और नपुंसकलिंग है तो कीदृशम का प्रयोग किया जाता है। और इनका प्रयोग करके हम प्रश्न निर्माण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, प्रश्न निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अब तुलनावाचक शब्द कैसे पहचानोगे, तुलनावाचक पहचानने के लिए हमें इव और वत का प्रयोग कराया जाता है। किसका प्रयोग होता है, इव और वत का प्रयोग कराया जाता है। उसी प्रकार से उन शब्दों को हटा करके और कथम शब्द लगाते हुए प्रश्न निर्माण को पूरा किया जाता है, ठीक है ना। कैसा किया जाता है, कथम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सा, उदाहरण है सा बालिका, सा बालिका, सा बालिका श्रेष्ठः छात्रः अस्ति। वह बालिका श्रेष्ठ छात्रा है। कैसी छात्रा है, श्रेष्ठ छात्रा है। तो दोस्तों यहाँ पर तुलना की गई है कि वह बालिका श्रेष्ठ छात्रा है, यानी अन्य छात्रों से उसकी क्या की गई है, तुलना। अन्य छात्रों से उसकी तुलना की गई है दोस्तों, तो वो क्या बता दी गई है, श्रेष्ठ। तो अब ये तुलना हुई तो तुलना होने पर रेखांकित पद है श्रेष्ठ। तो हम प्रश्न निर्माण करेंगे कि सा बालिका कथम कीदृशी या कथम छात्रः अस्ति। कथम छात्रा अस्ति, कि वह बालिका कैसी छात्रा है। या तो आप लगाएंगे कीदृशी और या क्या लगाएंगे दोस्तों, कथम। क्या लगाएंगे, कीदृशी या लगाएंगे कथम, क्योंकि ये बालिका स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए कीदृशी का प्रयोग हो गया। और यदि आप लिंग नहीं पहचान पा रहे हैं तो कथम का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि कथम का प्रयोग तो तीनों लिंगों में समान रूप से होता है। अगला उदाहरण है जैसे कि देवदत्त है मधुरम फलम खादति। देवदत्त मधुर फल खाता है। कैसा खाता है दोस्तों, मधुर फल। देवदत्त मधुरम फलम खादति, देवदत्त मधुर फल खाता है। तो दोस्तों मधुर यहाँ पर एक विशेषण है, विशेषता है, एक तुलना है। तो हम प्रश्न निर्माण करेंगे
तो देवदत्त कथम फलम खादति, कि देवदत्त कथम फलम खादति, देवदत्त कैसा फल खाता है दोस्तों, कैसा फल खाता है, मधुर फल खाता है। अगर आप मधुर फल के स्थान पर लिख देंगे हम कि कीदृश होता है कैसा, कि हम लिख देंगे उत्तर में कि देवदत्त कीदृश, या तो ये शब्द लिखो, अगर ये पहचान नहीं आ रहा है आपकी तो क्या लिख देंगे, कथम फलम खादति, और अंत में क्या लगाएंगे दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके अपने 1 नंबर की पुष्टि कर दें। ठीक है ना। इस प्रकार से आज हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। छात्रों, एक बार 2 मिनट में आपको पुनः 5 नियमों को याद दिला देता हूँ, बोर्ड पे मिटाया नहीं है। पहला कौन सा है, स्थानवाचक शब्द कौन सा है दोस्तों, गोत्र। नंबर 2 संख्यावाचक शब्द कौन सा है, कति। नंबर 3 समयवाचक शब्द कदा, और नंबर 4 रीतिवाचक या संज्ञा व सर्वनाम शब्द किम शब्द की रूप, और 5वां है दोस्तों तुलनावाचक शब्द, जिसमें हम किसका उपयोग करते हैं, कथम, कीदृश, कीदृशी और कीदृशम का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण को चुटकियों में हल कर देते हैं। 4 नंबर का बहुत अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक है, सरल भी है, इसलिए आप इन 5 नियमों को याद करते हुए घर पर अपनी पाठ्य पुस्तक में आए हुए उदाहरणों का एक बार रिवीजन करें, पढ़ कर के देखें सभी पाठों में से। अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताएं, संभवतः नहीं होगी, क्योंकि ये सटीक और साधारण सिंपल उदाहरण इसी प्रकार से दिए जाते हैं। अब अगला बिंदु कल लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।